हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग डेली जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू का क्लास कर रहे हैं। ये हमारा क्लास नंबर 7वां है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अभी तक हमने 100 क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग आगे करते हैं। पहला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है संत कबीर बिलोंग टू द निर्गुण ट्रेडिशन ऑफ द भक्ति मूवमेंट। और स्टेटमेंट मतलब संत कबीर जो है भक्ति आंदोलन की निर्गुण परंपरा से संबंधित थे। और दूसरा बोल रहा है संत कबीर जो थे वो एडवोकेट करते थे ऐसे विचार को जो एक फॉर्मलेस भगवान था, विदाउट एनी ट्रिब्यूट। मतलब संत कबीर ने बिना किसी गुण के निराकार ईश्वर में विश्वास की वकालत की। देखिए, अगर हम भक्ति आंदोलन का बात करेंगे तो इसमें दो मुख्य जो है कैटेगरी में इसको हम बांट के पढ़ सकते हैं। एक को बोलते हैं सगुण और दूसरे को बोलते हैं निर्गुण, ठीक है। सगुण जो भक्ति हमारा आंदोलन था वो इस आधार पर आधारित था कि ईश्वर जो है उसका आकार होता है, उसका कुछ विशेषता होता है, ठीक। उसमें अवतारवाद का कॉन्सेप्ट होता है, विशेष देवी देवताओं का पूजा होता है, ठीक है। और मानव के कल्पना के अनुसार हम लोग भगवान का आकार देते हैं, ठीक है। जिसमें आपका एग्जाम्पल होंगे, जैसे हमारे समझ लीजिए जिसके एग्जाम्पल है तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, मीराबाई। वहीं जो निर्गुण भक्ति हमारा जो संप्रदाय था वो आधारित था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है। जिसके एग्जाम्पल हैं हमारे संत कबीर और गुरु नानक, ठीक। तो संत कबीर जो थे भक्तों की निर्गुण परंपरा संबंधी थे, ये ठीक है। संत कबीर ने बिना किसी गुण के निराकार ईश्वर में विश्वास की वकालत की, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों, स्टेटमेंट 1 और दोनों सही है। और स्टेटमेंट 2 जो है कथन एक का सही स्पष्टीकरण भी है। तो फर्स्ट का आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। आपका काम ये है कि संत कबीर के रचना का नाम क्या था, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक। और दूसरा आपको बताना है कि सिख संप्रदाय में, ठीक है, जो लंगर व्यवस्था है वो किन गुरु ने स्टार्ट किया था। और सिख संप्रदाय में जो हमारा गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, गुरुमुखी लिपि है, उसको कौन लेके आए थे, ये आपको 2 क्वेश्चन बताना है। और एक संत कबीर का क्वेश्चन बताना है। 3 क्वेश्चन जरूर बताइएगा। तो पहला का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड देखते हैं। बोल रहा है कि भवभूति जो थे उत्तर ए रिनोन्ड संस्कृत ड्रामेटिस्ट हु ऑथर्ड द उत्तर रामचरित वाज ए कोर्ट पोएट अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। बोल रहा है उत्तर रामचरित एक बुक है जो राम भगवान से जब सीता माँ वापस मिल जाती है तो उसके बाद क्या क्या घटनाएं होती है उसका वर्णन उत्तर रामचरित में है, जिनके लेखक हैं संस्कृत नाटककार भवभूति, ठीक है। संस्कृत में ये लिखे जाते थे। तो बोल रहा है इनमें से किसके वो जो थे दरबारी कवि थे? देवराय टू, यशोवर्मन कन्नौज के, कुलोतुंग वन के, या राजेंद्र चोला वन के, ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करें, अगर आपको नहीं भी पता है तो देखिए भवभूति ये सब जो थे संस्कृत ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पे था? ये था आपका नॉर्थ इंडिया में, मतलब यूपी, बिहार, एमपी, ये सब इस क्षेत्र में था, ठीक, राइट। अब देखो, अगर हम बात करें राजेंद्र चोल, ये थे तमिल चोला अंपायर, तमिलनाडु, वहाँ तमिल पॉपुलर हुआ होगा, तो ये तो नहीं होगा भाई। कोलातुंगा ये भी आपके जो है रिलेटेड थे किससे? ये भी आपको चोल वंश से रिलेटेड थे, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक। अब आया देवराय टू, ये आपका आंध्र प्रदेश में जो हमारा आंध्र प्रदेश के आसपास जो किंगडम था, है ना, कौन सा किंगडम था? विजयनगर एम्पायर, उससे रिलेटेड था। और वो लोग प्रमोट करते थे जनरली तेलुगु को, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, जाहिर सा मिली आपका आंसर बी। तो नहीं भी पता था फिर भी आपने करेक्ट कर लिया, ठीक। अब बताता हूँ, सुनिए। तो भवभूति जो थे वो संस्कृत के एक नाटककार थे। यशोवर्मन जो राजा था नॉर्थ इंडिया में, कन्नौज में, 8वीं सेंचुरी एडी में जो है वो उनके दरबारी कवि थे। इन्होंने रामायण पे बुक लिखा, बहुत सारा नाटक लिखा। और महावीर चरित नाम से भी, राम हनुमान जी का महावीर भी नाम है, तो महावीर चरित के नाम से नाटककार भी लिखा, नाटक भी लिखे, और उत्तर रामचरित भी नाटक लिखे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, राइट। अच्छा, आपका काम ये है कि हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो देवराय टू थे इसके समय में कौन से व्यक्ति ट्रेवलर जो है इंडिया में आए थे वो बताइए। और जो कृष्ण देव राय हैं उसके समय में कौन से ट्रेवलर आए थे ये ज़रूर बताइए। फिर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी वाज इंस्पायर्ड बाय जॉन रस्किन बॉन्ड बुक अनटू दिस लास्ट। बोल रहा है महात्मा गांधी के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जॉन रस्किन के पुस्तक ऑन टू द लास्ट से प्रेरित था? तो ऑन टू द लास्ट एक बुक था किसका? रस्किन का, जॉन रस्किन का।
उससे गांधी जी प्रभावित थे। वो उस बुक में लिखे थे कि जब तक सभी लोगों का मतलब कल्याण नहीं हो जाता तब तक हमको चैन का सांस ले ही लेना चाहिए। हमें सभी के फोकस पे, सर्वोदय पे जो है वो फोकस काम करना चाहिए, ठीक है, सबका उदय पे। तो गांधी जी जो थे, सर्वोदय शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग जो है गांधी जी ने किया था। तो जब गांधी जी ने जो ऑन टू द लास्ट जब बुक पढ़ा था, तो इसका जब हिंदी में उन्होंने इसको पढ़ा और ट्रांसलेशन किया, ठीक है, तब सर्वोदय शब्द का पहली बार उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। तो गांधी जी का जो विचार था सर्वोदय, वो जॉन रस्किन के बुक ऑन टू द लास्ट से प्रभावित हमारा था। वो इस बुक में पढ़ के बोलते हैं कि एक वकील जो काम करता है वो वही सेम काम करता है जो एक आपका नाई काम करता है। दोनों जो है सबका समान इज्जत है, सब अपने जीवन यापन के अधिकार को प्राप्त करने का उनका अधिकार है। इसीलिए एक व्यक्ति, एक लाइफ जो है, एक श्रम का, एक जो मजदूर का जो जीवन है, वही जीवन एक आपका कोई भी व्यक्ति का है। तो सब लोग बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे व्यक्ति थे जो जिन्होंने गांधी जी को विचारों को एक आकार दिया या गांधी जी से प्रभावित थे। एक व्यक्ति थे टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय का गांधी जी पे प्रभावित था कि टॉलस्टॉय के को जब उन्होंने पढ़ा तो ये पाया कि व्यक्ति को अपना जीवन जो है एकदम सिंपल तरीक़ा से जीना चाहिए और उनके अपना विचार भी जो है वो प्योर रखना चाहिए और जीवन को भी, लाइफ को भी एकदम सिंपल तरीक़ा से जीना चाहिए। तो इसलिए गांधी जी उनके नाम पे टॉलस्टॉय फार्म भी जो है वो आपका अमेरिका में लगाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। फिर टॉलस्टॉय टॉलस्टॉय से प्रभावित थे गांधी जी और बोलते थे कि उनका जो एक लेख है जो टॉलस्टॉय लिखे थे, उन्होंने लिखा था कि भगवान का जो साम्राज्य है वो व्यक्ति के हृदय में वास करता है। तो इन 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 विचारों से भी गांधी जी प्रभावित थे, ठीक है। इसके अलावा जो सिविल डिसोबीडियंस का जो विचार है वो भी आपका टॉलस्टॉय से गांधी जी ने लिया था। इसके अलावा एक व्यक्ति थे थूरो, क्या नाम था, थूरो। तो थूरो से गांधी जी जो है नॉन वायलेंस सीखे थे, अहिंसा का विचार लिया था और सिविल डिसोबीडियंस का विचार लिया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा का विचार इन्होंने इनसे भी लिया था, इनसे भी वो प्रभावित थे। इसके अलावा एक व्यक्ति थे सुकरात, जिससे को इंग्लिश में सोक्रेटिस और हिंदी में सुकरात बोला जाता है। तो सुकरात ने भी गांधी जी को बहुत प्रभावित किया था और जो सत्याग्रह का सिद्धांत है वो गांधी जी उन्हीं से लिए थे। इसके अलावा गोखले भी थे जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। तो उनके विचार से भी गांधी जी जो है सत्य के बारे में समझे थे, जाने थे और किस तरह से उन्होंने गांधी जी को बोला था कि आप भारत जब आए तो पूरा एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मत जोड़िए, भारत का भ्रमण कीजिए और भारत को जानिए। तो गांधी जी को महात्मा बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान था, ठीक है, और उनके विचार उनको प्रभावित करते थे। तो हमने को यहाँ रस्किन बॉन्ड का जो बुक है, जॉन रस्किन का जो बुक है ऑन टू द लास्ट, उससे गांधी जी ने सर्वोदय सीखा था। अहिंसा मैंने आपको बता दिया किससे सीखा था, थूरो से सीखा था, ठीक है। सत्याग्रह मैंने आपको बताया कि गांधी जी जो सत्याग्रह सीखे थे, ठीक है, वो आपका सुकरात से सीखे थे, है ना, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखेगा। ग्राम स्वराज तो गांधी जी का खुद का विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द विलेज अंडर द चोल एम्पायर। तो चोल साम्राज्य के अंतर्गत गांव में स्थानीय स्वशासन के संबंध में हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक। पहला बोल रहा है ऊर एंड महासभा वेयर द टू असेंबलीज मेंशन्ड इन द चोला इंस्क्रिप्शन। पूरा चोल का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ऊर और जो है महासभा के बारे में लिखा हुआ है और ये दो सभा हुआ करती थी, ठीक। फिर एक दूसरा है महासभा वाज ए जनरल असेंबली ऑफ द विलेज वाइल द ऊर वाज ए गैदरिंग ऑफ द एडल्ट मैन इन द ब्राह्मण विलेज। बोल रहा है कि महासभा जो थी वो आम लोगों के लिए थी और ऊर जो था वो ब्राह्मण गांव के एडल्ट के लोगों के लिए था, ठीक है। तो देखिए चोल का जो इंस्क्रिप्शन है, तो चोल का जो इंस्क्रिप्शन दोस्तों सबसे फेमस है, उसका नाम है उट्टा मेरूर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, उट्टा मेरूर इंस्क्रिप्शन। तो उट्टा मेरूर जो है एक जगह है, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन पाया गया जिसमें चोल का आपको जो है किस तरह से वहाँ का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, स्थानीय स्वशासन, उसके बारे में उसमें ऊर और महासभा का वर्णन है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। इसके अलावा और भी इंस्क्रिप्शन है, जैसे एक इंस्क्रिप्शन है फेमस जिसका नाम है थीरू वलंग गाड़ू इंस्क्रिप्शन, ये भी तमिलनाडु में, इसमें भी जो है राजेंद्र चोल वन का जो है वर्णन है। ये आपको तमिलनाडु के कांचीपुरम में आपका है, ठीक है।
तो उर और महासभा क्या था, विलेज असेंबली था। जो महासभा था, नाम से ही पता चला महान लोगों की सभा, वो किसका था, एडल्ट लोगों का था, ठीक। और उर जो था वो आपका नॉर्मल लोगों का था, लेकिन इसमें उल्टा लिखा है कि महासभा आम सभा नहीं थी, महासभा थी वयस्क पुरुषों की, ब्राह्मण गांव के वयस्क पुरुषों की सभा, और जो ऊर था वो लोकल मतलब आम आदमी का था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उल्टा दे दिया है। तो 4 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है, क्योंकि हमें करेक्ट पूछा है कौन सा करेक्ट था। तो चोल जो किंगडम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो उसका जो फैक्चुअल नॉलेज है उसके लूसेंट आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए। तो बहुत सारी कमेटी भी हुआ करती थी जो चोला एम्पायर में रिलेटेड थी, जो आपका अलग अलग पर्पज़ के लिए था, चाहे वो लैंड रेवेन्यू हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, बहुत सारा चीज़ था। जैसे टैंक समिति था जो ये देखता था कि किसानों को जो है खेत में अच्छे से पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो चोला किंगडम जो था स्थानीय स्वशासन का सबसे सुनहरा और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पे विचार कीजिए। इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री, किसानों की गरीबी। दूसरा बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन इंडस्ट्री, बागान उद्योग का विकास। और रूइन ऑफ ओल्ड जमींदार एंड राइज ऑफ द न्यू क्लास ऑफ लैंड लॉर्ड्स, ठीक। पुराने जमींदारों का विनाश और एक पुराने जमींदारों का उदय, पुराने जमींदारों का विनाश और एक नए जमींदारों का एक नया वर्ग का उदय ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, पुराने जमींदारों का विनाश और एक एक नया वर्ग के जमींदारों का उदय, ठीक। ये स्टेटमेंट है। बोल रहा है कितने स्टेटमेंट जो है ये सही है, ब्रिटेन की आर्थिक नीति का वो परिणाम है, ठीक है। तो अंग्रेजों में भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के परिणाम क्या थे, ठीक है। आपको पता है अंग्रेज अच्छा था या बुरा था भारत के लिए, नेगेटिव आदमी था, मतलब वो नेगेटिव काम किया होगा। अब देखिए इम्पोवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री, गरीब किसान अगर गरीब हो रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव हुआ किसानों के लिए भारत के हिसाब से। फिर प्लांटेशन इंडस्ट्री, अगर बागान उद्योग आएंगे दोस्तों, मतलब बागान उद्योग क्या होगा, जैसे चाय का बागान, जैसे गन्ने का बागान, जैसे कॉफ़ी का बागान, तो ये सब का बागान होता था, जैसे नारियल का बागान। तो ये वो क्या होगा इसे जो आपका जैसे नील का खेती का बागान, तो वो क्या होगा कि जो नॉर्मल क्रॉप होता था जैसे चावल है, गेहूं है, इसका वो लोग बोलते थे कि नहीं तुम लोग ये सब खेती मत करो, तुम हमको नील का खेती करके दो, तो हमें चाय दो, कॉफ़ी दो, ये सारा दो। इससे क्या होगा कि वहाँ किसान को ज़बरदस्ती जो है औने पौने दाम पे अंग्रेज़ों को बेचना पड़ेगा और उसको चावल गेहूँ ये सब का शॉर्टेज होगा, भुखमरी ये सब का शिकार हो जाएंगे, ठीक। तो अगर आपका बागान उद्योग का विकास होता है तो ये भी भारत के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। फिर पुराने ज़मींदार लॉस हो गए, आपको ने पढ़ा होगा परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी सिस्टम, उसमें क्या हुआ, जो पुराने ज़मींदार थे वो ख़त्म, लॉस हो गए, और जो नए नए ज़मींदार उभर के आए। आपने देखा होगा वो वाला मूवी, आपने जो है देवदास मूवी देखा होगा कि किस तरह से शाहरुख खान जो है शहर का जो है ज़मींदार था, तो उसी तरह से गांव का ज़मींदार का लॉस हुआ और पुराने नए नए ज़मींदार उदय होकर आए, जिसके जो आपका शहर में रहते थे उसको गांव से कोई मतलब नहीं था, बस आते थे महीना में पैसा कलेक्ट करके चल जाते थे, ठीक। उसको कोई जानकारी नहीं था। जो लोकल ज़मींदार था वो कुछ तो काम अंग्रेज किसान के लिए करता भी था, लेकिन नए ज़मींदार जो थे वो पूरी तरह से भारत के लिए नुकसान हुए। तो ये हुआ नेगेटिव। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है। तो हमने बताया था एक कॉन्सेप्ट ये बस सिखाया था कि जब भी कोई स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उसका नेगेटिव वाला ही क्या होता है, सही, उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट गलत गलत होगा। जैसे अगर हमसे पूछ दिया मान लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्यों हुआ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भारत में जो हुआ वो हुआ नेगेटिव चीज़ों के कारण हुआ होगा, और वो खुद एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एक नेगेटिव चीज़ है। तो हमको स्टेटमेंट में वो चीज़ ढूंढना है जो नेगेटिव हो, गलत हो, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव सही, मैं बोलूँ कि सिगरेट पीने से क्या होगा, तो सिगरेट पीना नेगेटिव है तो उसका स्टेटमेंट नेगेटिव होगा। मैं बोलूँ वोडका पीने से क्या होगा, तो उसका स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो उसका उत्तर भी क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द प्रतिहार किंग भोज, ठीक है, प्रतिहार राजा भोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, ठीक है। विचार करते नहीं रहना है, समझ के लिखना है, नहीं पता चला एग्जाम में विचारे कर रहे हैं। तो प्रतिहार राजा भोज के बारे में आपने सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो बारह प्रतिहार और राष्ट्रकूट का जो है 7th सेंचुरी के आसपास लड़ाई होता था, जिसको ट्राई पार्टाइट जो है
स्ट्रगल बोलते थे, त्रिपक्षीय युद्ध, ठीक है। और वो किसके एरिया कैप्चर करने के लिए होता था? कन्नौज को कैप्चर करने के लिए होता था। तो प्रतिहार राजा का ये प्रतिहार का सबसे फेमस जो राजा था वो था भोज, वो उसका संस्थापक नहीं था, ठीक है। उसका जो रियल फाउंडर हम बोल सकते हैं, वास्तविक संस्थापक तो ये था, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल में संस्थापक बोलेगा तो प्रतिहार किंगडम का संस्थापक भोज नहीं था। कौन था संस्थापक, ये बताइए। इसने क्या किया था? उज्जैन को अपना कैपिटल बनाया था। ये स्टेटमेंट जो होगा दोस्तों वो आपका गलत होगा, ठीक है। उसने क्या किया था? तो पहले से जो ऑलरेडी उज्जैन कैपिटल हमारा, उज्जैन यहाँ पे नहीं होगा, हमने बताया कि कन्नौज होगा, ठीक है। कन्नौज के लिए वो लड़ाई करते थे, उज्जैन के लिए, इसलिए गलत होगा। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदिवरा। वो विष्णु भगवान का बहुत ही बड़ा फॉलोवर था उसने, इसलिए उन्होंने खुद को आदिवरा का दिया, ठीक है। और मिहिर, और जो एक याद रखिएगा उसको, मिहिर भोज एक व्यक्ति थे, तो मिहिर भोज अलग व्यक्ति थे, ठीक है ना, ठीक है। तो भोज, राजा भोज को मिहिर भोज भी बोला जाता है क्योंकि इसके पहले भोज परमार उज्जैन का अलग राजा हुआ करता था, ठीक है, जो उसके बाद आया था, ठीक। भोज परमार, तो मिहिर भोज बोलो या भोज बोलो एक ही है। भोज परमार अलग है, जो आपका उज्जैन का राजा हुआ करता था। ये तीनों लोग पाला प्रतिया राष्ट्रकूट जो है वो लड़ते थे किसके लिए? कन्नौज के लिए, क्योंकि कन्नौज जो था एक नदी के किनारे था, प्लस कौन सी नदी के किनारे कन्नौज है बताओ? प्लस वहाँ पे आयरन, आयरन बहुत ज़्यादा मिलता था, तो हथियार बनाने के लिए भी, प्लस जंगल वंगल के लिए भी उनका जो है वो लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सही है, पहला हमारा गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट जो सही है 2। आपका काम ये है कि ये बताइए जो प्रतिहार वंश था उसका संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक नहीं, या सबसे महत्वपूर्ण राजा नहीं, जो संस्थापक कौन था वो बताइए। मत या पहला राजा कौन था वो बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ठीक है। अ, बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 टू 60 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो 1857 क्रांति के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवोल्ट हुआ दोस्तों वो इंडिगो रिवोल्ट हुआ, ठीक है। और 1857 की क्रांति के पहले 1856 में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ वो था संथाल विद्रोह, ठीक है। तो हमसे पूछा इंडिगो रिवोल्ट, तो इंडिगो जो रिवोल्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो बंगाल में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है, तो जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था वो नादिया डिस्ट्रिक्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता ये है कि इसमें हथियार उथियार का वो लोग प्रयोग नहीं किए थे, ठीक है। वो लीगल मतलब लॉ के द्वारा इसको आंदोलन को जीते थे, ठीक है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। मतलब हुआ था हिंसा का प्रयोग लेकिन उतना नहीं हुआ था, कानून के द्वारा वो लीगली फाइट किए थे, ठीक। उसके अलावा इसको बंगाल के जो मध्यम वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया था, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को, ठीक है। इसके लिए 1860 में एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम था नील दर्पण, ठीक है, मिरर ऑफ द इंडिगो। दर्पण मतलब मिरर और इंडिगो, नील मतलब इंडिगो, ठीक है। किसने लिखा था? दीन बंधु मित्र ने, ठीक है। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए थे एक व्यक्ति जिनका नाम था मधुसूदन दत्त, ठीक। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्यों ये आंदोलन चला था? इसलिए चला था क्योंकि ये आंदोलन का वो काम नहीं था कि हमको, अब देखिए ये आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि किसान जो है वो नहीं चाहते थे नील खेती करना, वो नील खेती करना चाहते थे लेकिन वो ज़बरदस्ती जो नील की खेती हो रही थी और औना पौना दाम पे जो हो रहा था उसका वो विरोध कर रहे थे, ठीक है। और वो किसान नहीं चाहते थे कि सबसे अच्छा जो उसका खेत है, खेत का अलग अलग जो पोर्सन, उसमें अच्छा जो पोर्सन, अच्छा जो ज़मीन है उस पर वो नील खेती नहीं करना चाहते, उस पर वो अपना खाने पीने का सामान उगाना चाहते थे, बाकी पे नील का खेती करना चाहते थे, और लेकिन औने पौने दाम पे बेचना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती उससे खेती करवा रहा था, इसीलिए वो विरोध किया, ठीक। तो बोला इट अपोज द बैन ऑन इंडिगो कल्टीवेशन, तो उन्होंने इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा नील की खेती पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध किया, तो उसका विरोध नहीं किया, ठीक है। वो विरोध किसका किया? फोर्स्ड कल्टीवेशन का विरोध किया, ना कि इंडिगो रिवोल्ट बैन करे सरकार उसका विरोध किया। फिर बोल रहा है एजुकेटेड मिडिल क्लास ने उसको सपोर्ट किया, हाँ भाई सपोर्ट किया। इट्स मेन फॉर्म ऑफ स्ट्रगल वाज लीगल रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया कानूनी रूप से वो इसका लड़ते थे। एंड देयर वाज वेरी लिटिल वायलेंस, वायलेंस बहुत कम था। तो ये हमारा जो है, तो अब देखिए दोस्तों, तो ये हमारा सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आंसर होगा 2 और 3 सी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8।
बोल रहा है दे आर ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड विट्ठल, वो लॉर्ड विट्ठल के भक्त हैं। ए मैनिफेस्टेशन ऑफ विष्णु, जो विष्णु के एक रूप हैं। दे डोंट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, वे जाति, पंथ, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव में विश्वास नहीं करते। एवरी ईयर दे अंडरटेक ए मेजर पिलग्रिमेज टू द टेम्पल ऑफ विट्ठल इन पंधारपुर दैट स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चंद्रभाग। तो चंद्रभाग नदी के जो तट है उसमें वे हर साल पंढरपुर में विट्ठल के मंदिर की एक बड़ी तीर्थ यात्रा करते थे। किसके बारे में? ये बहुत ही फेमस है, लगभग लोग सुने होंगे। ये किसके बारे में? वरकारी जो संप्रदाय है महाराष्ट्र में, ठीक है, उनका वो लोग लॉर्ड विट्ठल का वो पूजा करते थे, जो विष्णु का एक मतलब रूप है। अब देखिए, तो वरकारी जो संप्रदाय थे उसको किन्होंने प्रमोट किया? उनको प्रमोट किया संत तुका राम ने, ठीक है ना, उनको बहुत ही प्रमोट किया था वरकारी संप्रदाय का। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि जो चंद्रभाग नदी है, ये दो नदी है, चंद्र और भागा, दोनों मिलके बनती है चंद्रभाग। तो चंद्रभाग जो नदी है कौन सी नदी की सहायक नदी है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक। तो बाकी सारा चीज़ बात जो है वो सही है, ठीक है। अब बताओ, देखो दादू पंथ है, तो दादू पंथ के मेन व्यक्ति कौन थे बताइए, और कौन से एरिया में है। और मैक्सिमम चीज़ वही होगा कि वो लोग जाति धर्म का जो है विरोध करेगा, ठीक है ना, उसके आधार पर भेदभाव ये सब नहीं होगा। फिर एक निम्बार्क संप्रदाय है, ये बताइए ये इसके संस्थापक कौन थे। और नाथ संप्रदाय है, ये कहाँ का है, संस्थापक कौन थे। तो दादू पंथ, निम्बार्क और नाथ तीनों का बताइए एरिया, और प्लस इसके पहला संस्थापक, और बस इतना ही बता दो, ठीक है। बहुत आराम होगा, हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, 8 का C इसलिए बोलना पड़ता है दोस्तों क्योंकि आप जो है मजाक में लेते हैं कि नहीं मूवी टाइप का सुन रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है,